सो वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आप सबका आज के इस रिवीजन सेशन में, जहां हम सर रिवाइज करेंगे एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही मजेदार ऐसे जिसका नाम है ऐसे 560 सब्सिक्वेंट इवेंट। अब जैसा आपके मन में एक सवाल आ रहा है, मेरे मन में भी है। 550 समझ आता है, रिलेटेड पार्टी 5 और 5 रिलेटेड है। सर 560 सब्सिक्वेंट इवेंट क्यों? क्योंकि मैंने कहा 5 के सब्सिक्वेंट क्या आता है, 5 के सब्सिक्वेंट क्या आता है, 6 आता है। तो जहां आपके सब्सिक्वेंट वाली फील दे रखी है नंबरिंग में, वहां सब्सिक्वेंट इवेंट है। वाह सर। सो ऐसे 560 बात करता है सब्सिक्वेंट इवेंट की। अब सर जब हमने सब्सिक्वेंट इवेंट की बात करनी ही है तो आ जाओ मेरे साथ, ध्यान से समझते हैं दो तरह के सब्सिक्वेंट इवेंट क्या होते हैं। सबसे पहले तो वो इवेंट्स जो होते हैं बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है सर। एंड जो फैक्ट्स ऑडिटर को पता चलते हैं आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, बस इन्हीं दो इवेंट्स को करना है और ये ऐसे डन 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 डन। सबसे पहले एक बात बताओ, डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या मतलब है? देसी भाषा में बोलूं तो बैलेंस शीट डेट, जैसे कि 31 मार्च 2024। डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट का क्या मतलब है? जिस दिन ऑडिट रिपोर्ट को आप साइन करते हो, जो ऑडिट रिपोर्ट में लिखी होती है, ठीक है सर। सबसे पहले अगर बात करें इवेंट्स बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट, ये सर दो तरह के इवेंट्स हो सकते हैं। कौन से? These are the events which provide evidence of the conditions। कौन सी कंडीशन? या तो पहला केस which existed on the date of financial statement, और या फिर ऐसा हो सकता है evidence of the conditions which arose after the date of financial statement। तो या तो कंडीशंस बैलेंस शीट डेट पे थी या फिर उसके बाद हुई। तो उसके बेसिस पे डिपेंड करेगा क्या ये एडजस्टिंग इवेंट है या नॉन एडजस्टिंग इवेंट। क्या ये एडजस्टिंग इवेंट है या नॉन एडजस्टिंग इवेंट? तो फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल भी लिया था, सपोज डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है 31 मार्च 24। यहां पे हमारा एक डेटर है जिसने हमें दुखी कर रखा है, उसका नाम है दुखी, ठीक है सर। हमने इस पे प्रोविजन बना रखा था 60% का, ठीक है सर। अब क्या हुआ, जो ऑडिट रिपोर्ट की डेट है वो 1 जून 24 है। इन दोनों डेट्स के बीच में 1 मई 2024 आया, ठीक है सर। इस दिन ये जो दुखी था ना, ये इंसॉल्वेंट हो गया। दुखी द डेटर इंसॉल्वेंट हो गया। तो मुझे एक बात बताओ, क्या यहां 60% प्रोविजन बनना चाहिए या 100% प्रोविजन? सर 100% प्रोविजन। तो आप ऐसा कह सकते हो एक इवेंट हो गया विच हैज प्रोवाइडेड एविडेंस ऑफ द कंडीशन विच एग्जिस्टेड ऑन द बैलेंस शीट डेट। जो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट पे कंडीशन एग्जिस्ट करती थी, उसका एविडेंस मिला। तो जब भी ऐसा इवेंट होगा आप इसमें एडजस्टमेंट करते हो और इसी को प्यार से बोलते हैं एडजस्टिंग इवेंट, ठीक है सर। दूसरा इवेंट क्या हुआ? मैंने कहा इसके ठीक 15 दिन बाद, मई के महीने में, हमारी एक इन्वेंट्री थी जो 80% ऑफ द वैल्यू थी इन्वेंट्री की, वो डिस्ट्रॉय हो गई। कहीं ना कहीं 80% ऑफ द वैल्यू डिस्ट्रॉय हो गई ड्यू टू फायर। अब एक बात बताओ, यहां भी एक इवेंट हुआ है? हाँ सर। ये भी एविडेंस दे रहा है? हाँ सर। कौन सी कंडीशन का? ऐसी कंडीशन का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट के बाद हुई। तो इसको हम एडजस्टिंग इवेंट नहीं कहते, इसको हम कहते हैं नॉन एडजस्टिंग इवेंट। इसका सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर चाहिए। तो आ जाओ फटाफट एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग के एग्जांपल्स कवर कर लेते हैं। सबसे पहले तो फेवरेट एग्जांपल हर अकाउंट्स के टीचर का, डिक्लेरेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ डेटर बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट, जिससे एविडेंस मिला ऑन द रिकवरेबिलिटी ऑफ मनी ऑन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है सर। दूसरा हो सकता है सेटलिंग अ लीगल क्लेम आउटसाइड द कोर्ट एट रिड्यूस्ड अमाउंट बिटवीन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट, जिसका प्रोविजन ऑलरेडी आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बना रखा था। इन दोनों को आप प्यार से एडजस्टिंग इवेंट का नाम देते हो एज पर AS4 इवेंट्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। फिर होते हैं सर बाकी इवेंट्स जिनके एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है बट डिस्क्लोजर काफी है। ये हैं 3 इवेंट्स सर। क्या? इशू ऑफ न्यू शेयर कैपिटल। तो अगर कंपनी कोई शेयर कैपिटल नहीं इशू करने वाली आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, तो वो डिस्क्लोज कर देती है। अगर उसने कोई मर्जर प्लान किया है तो वो डिस्क्लोज कर देती है। अगर हम कोई डिस्ट्रक्शन हो जाती है इन द इन्वेंट्री ड्यू टू फायर इन द फैक्ट्री, रन रन रन, तो वो भी वो डिस्क्लोज करके चलेगी। तो इन तीनों एग्जांपल्स पे हो सकता है इसे 3 मार्कर क्वेश्चन आपसे पूछ ले, तो तीनों एग्जांपल्स को याद रखना। सबसे पहले 2 लोग मिले तो जब कुछ नया हुआ और कुछ डिस्ट्रक्ट हुआ। कम ऑन, 2 कंपनीज मिली तो सर क्या हुआ? कुछ नया हुआ, कुछ डिस्ट्रक्ट हुआ। तो तीनों एग्जांपल ध्यान रखेंगे, मर्जर, न्यू शेयर कैपिटल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्वेंट्री ड्यू टू फायर। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है सर। तो यहां पे आपका ऐसे 560 सब्सिक्वेंट इवेंट का डेफिनेशन कवर होता है। एक क्वेश्चन ये लोग पूछ लेते हैं कई बार, अगर आप क्वेश्चन बैंक में भी देखोगे अपने, सर क्वेश्चन बैंक का कौन सा क्वेश्चन है ये? दिस इज आई थिंक योर क्वेश्चन नंबर 4। ये RTP नवंबर 21 में भी आया हुआ है। ये कहता है एज पर ऐसे 560 सब्सिक्वेंट इवेंट्स की बात होती है। कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो होते हैं आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट। काफी सारे एप्लीकेबल FRFs में इसके बारे में रेफर किया हुआ है। तो बताओ ये कौन से इवेंट्स है और सब्सिक्वेंट इवेंट को डिफाइन करो। तो सबसे पहले आप सब्सिक्वेंट इवेंट को यहां पे डिफाइन कर सकते हो कि बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एंड
एंड द फैक्ट्स विच बिकम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। तो ये सब्सिक्वेंट इवेंट डिफाइन हो गया। फिर आप बोलो दो तरह के इवेंट्स होते हैं सर, कौन से? ऐसे इवेंट जो प्रोवाइड करते हैं एविडेंस ऑफ द कंडीशन विच एग्जिस्टेड ऑन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड कौन से इवेंट जो एविडेंस देते हैं ऑफ द कंडीशन विच अरोज आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बस आपने इतनी सी बात इसमें ध्यान रख के चलनी है, ठीक है। ऐसे 700 वाला पॉइंट भी एक बार साथ में रीड कर लो। ये कहता है कि डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट शुड इन्फॉर्म द रीडर कि भाई हमने जितने भी इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस थे टिल दैट डेट इसको हमने कंसीडर कर लिया है। तो इस लाइन को बस आप एक बार रीड करके चलना, दैट्स ऑल दैट यू नीड टू डू। क्या क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है? क्लियर है सर। अब इसके बाद सारे बच्चे मेरे पास आए और उन्होंने मेरे से पूछा सर क्या, सर AS4 तो रिवाइज हो गया, ऑडिटर क्या करेगा? AS4 तो रिवाइज हो गया, ऑडिटर क्या करेगा? तो मैंने कहा ऑडिटर का काम है ये इंश्योर करना कि जो भी एडजस्टिंग इवेंट है या नॉन एडजस्टिंग इवेंट है इनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया। तो सबसे पहले आपको ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं एविडेंस इकट्ठा करने के लिए कि ऑल द इवेंट्स विच रिक्वायर एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर हैव बीन आइडेंटिफाइड। कहीं ना कहीं इनको आइडेंटिफाई कर लिया गया, ठीक है सर। सर एक बात बताओ, कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे मैं ऑलरेडी प्रोसीजर परफॉर्म कर चुका हूं, ऑलरेडी मैं सेटिस्फाइड हूं उनके कंक्लूजन को लेके, वहां क्या मुझे एडिशनल प्रोसीजर करने पड़ेंगे? नहीं। सो वेयर द प्रीवियस ऑडिट प्रोसीजर्स हैव गिवन सेटिस्फैक्टरी कंक्लूजन, नो एडिशनल प्रोसीजर आर रिक्वायर्ड। अब सर बताओ कौन कौन से प्रोसीजर हैं इवेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए? तो मैंने कहा था ये ऑडिटर का काम नहीं है, मैनेजमेंट का काम है। तो ये चिंता मैनेजमेंट ऑलरेडी कर चुकी है इवेंट्स को आइडेंटिफाई करने वाली। तो मैनेजमेंट से समझो ये लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग इवेंट। सो ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई द सब्सिक्वेंट इवेंट। जब आपने उनका प्रोसीजर समझ लिया, अब उनसे पूछो क्या तुमको कोई एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग इवेंट मिला? इंक्वायरिंग द मैनेजमेंट और TCWG अबाउट द सब्सिक्वेंट इवेंट। अब सर जब हम इनसे बात कर करके बोर हो गए, तो अब आप दो चीजें रीड कर सकते हो सर। क्या? मिनट्स ऑफ द मीटिंग। अगर एंटिटी ने कोई मर्जर प्लान किया है, अगर एंटिटी कोई नई शेयर कैपिटल इशू करने वाली है, तो पक्का बोर्ड मीटिंग में इसकी बात हुई होगी। हाँ सर। तो यू कैन रीड द मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स ऑफ द मैनेजमेंट एंड TCWG आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्लस अगर कहीं मिनट्स अवेलेबल नहीं है तो उनसे इंक्वायरी कर लो। दूसरी एक और नई चीज जो हम यहां पे रीड करते हैं वो क्या थी? लेटेस्ट सब्सिक्वेंट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो वहां से भी आपको कुछ सब्सिक्वेंट इवेंट्स पता चल सकते हैं। तो 4 चीजें हो गई, मैनेजमेंट के प्रोसीजर को समझा, उनसे पूछा, पूछते पूछते बोर हो गए तो 2 चीजें रीड कर ली, मिनट्स ऑफ द मीटिंग आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड लास्ट में लेटेस्ट इंटरिम सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब सर जब आप ये प्रोसीजर कर रहे थे, हो सकता है आपको कोई इवेंट्स मिल गए हो, ऑडिटर में हैव आइडेंटिफाइड इवेंट्स विच रिक्वायर एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर। तो ऐसे केस में क्या करेंगे? चेक करेंगे क्या ये प्रॉपर्ली रिफ्लेक्टेड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में या नहीं। सर ऑडिटर को ना अभी भी कंफर्ट नहीं आ रहा, ऑडिटर बेचारा अभी भी सोच रहा है कि क्या मेरे से कोई इवेंट छूट तो नहीं गया। मैंने कहा डोंट वरी, मैनेजमेंट से राइटिंग में ले लो। आप मैनेजमेंट से राइटिंग में ले लो, टेक अ रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट और TCWG। जो भी इवेंट्स हैं विच रिक्वायर एडजस्टमेंट्स और डिस्क्लोजर्स, these have been properly adjusted and disclosed in the financial statement. So all the events after the date of financial statement which require adjustment or disclosure as per applicable FRF, these have been adjusted or disclosed in the financial statement. ये आप मैनेजमेंट से पूछ के चल सकते हो। तो इसी टॉपिक के ऊपर हमने क्या किया था सर? कुछ क्वेश्चंस करे थे। फटाफट आ जाओ मेरे साथ और उन क्वेश्चंस को मुझे रिवाइज करा दो। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 रिवाइज कराएंगे। ये कहता है कि आप एक CEO जो ऑडिट कर रहे हो डेमा प्राइवेट लिमिटेड फॉर द ईयर 23-24। डेमा में क्या हुआ सर? आग लग गई इन वन ऑफ द प्लांट्स ऑन 25 जून 2024, डैमेजिंग सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ मशीनरी एंड वर्क इन प्रोग्रेस, जिसकी वजह से लॉस हो गया 5 करोड़ का। इस इंसिडेंट के बारे में अब आपको पता नहीं था और आप अपनी रिपोर्ट फाइनलाइज कर रहे थे इन द फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ जुलाई 2024। फर्स्ट फोर्टनाइट मतलब जुलाई के बिगनिंग में आप रिपोर्ट फाइनलाइज कर रहे हो। तो ये क्वेश्चन आपको कहता है स्टेट द ऑडिट प्रोसीजर टू गेट एविडेंस कि आपने इन इवेंट्स को आइडेंटिफाई कर लिया, प्लस ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताओ। तो मैंने कहा था इसकी ना फोटो देखना, सबसे पहले इसकी फोटो देखना। तो मैंने कहा डेमा वाला जो क्वेश्चन था उसमें ये है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट है 31 मार्च 24, फायर की डेट है 25 जून, ऑडिट रिपोर्ट की डेट है जुलाई 24। अब जब भी यहां पे फायर लगेगी तो क्या ये एडजस्टिंग है या डिस्क्लोजर वाला है? डिस्क्लोजर वाला है। तो आप सीधा सीधा बोलोगे इवेंट और कंडीशन विच अरोज आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट। तो यहां पे डिस्क्लोजर की नीड है। तो यहां पे आंसर भी ऐसे ही लिखना है।
सबसे पहले जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा ऑडिट प्रोसीजर का, तो डायरेक्ट आंसर लिख देना कि मैनेजमेंट के प्रोसीजर्स की अंडरस्टैंडिंग लेंगे, जो चीज़ ये लोग खा गए हैं। फिर मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेंगे, रीडिंग द मिनट्स ऑफ द मीटिंग, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट और आखिरी में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। लास्ट में इसने पूछा है एक्सप्लेन द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ नहीं करना, जो ये फायर हुई है इसका डिस्क्लोजर डलवा दो, आप बस इसका डिस्क्लोजर डलवा दो। तो आप मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करोगे क्या, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको एविडेंस मिल जाए दैट दिस डिस्क्लोजर इज प्रॉपर्ली रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डील डन। क्या ये बेसिक सा पॉइंट क्लियर है सबको? क्लियर है सर। और इसके अलावा हमने बताओ कौन से अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए थे सर? टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन नंबर 1 भी अच्छा था। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन नंबर 1 भी अच्छा था। सारे बच्चे बताओ क्वेश्चन नंबर 1 में क्या सीखा था? सर हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा था कि 31 मार्च 2024 फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट थी, ठीक है सर। उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट भी कहीं ना कहीं जुलाई 2024 में सबमिट होनी थी, ठीक है। 1 जून 2024 यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट की डेट के बीच में कंपनी के ऊपर एक लीगल क्लेम आया है। क्यों आया है? क्योंकि इसके कस्टमर्स को इंजरी हुई है। तो मैनेजमेंट ने क्या किया, इस लीगल क्लेम का आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट किया है 5 करोड़ रुपए का। अब सवाल आता है ये जो लीगल क्लेम है ये कौन से ऑर्डर से रिलेटेड है? ये कौन से ऑर्डर से रिलेटेड है? तो इसका ऑर्डर हुआ था अगस्त 2023। तो अब बताओ क्या करें? मैंने कहा कुछ नहीं करना। अगर ये इस फाइनेंशियल ईयर का ऑर्डर था तो यहां पे कंडीशन एग्जिस्ट करती थी, हां। यहां पे एक इवेंट हो गया विच प्रोवाइडेड एविडेंस ऑफ द कंडीशन ऑन द बैलेंस शीट डेट, यस सर। सो दिस इज अ एडजस्टिंग इवेंट। दिस इज अ एडजस्टिंग इवेंट। तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्टमेंट करा लेनी चाहिए। तो सबसे पहले आप अपना आंसर कैसे स्टार्ट करोगे कि देयर इज अ सब्सिक्वेंट इवेंट बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट which provides the evidence of a condition existing on the financial statement date। आपने थ्योरेटिकल पार्ट लिख दिया केस स्टडी में, हाँ सर। अब अगर आप चाहो तो फैक्ट्स ऑफ द केस भी लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और लास्ट में कंक्लूजन में बस इतनी सी बात लिखनी, आस्क द मैनेजमेंट टू मेक द एडजस्टमेंट, और अगर नहीं होती तो कंसीडर द इंपैक्ट ऑन द ऑडिट रिपोर्ट। क्या ये बेसिक सा पॉइंट क्लियर है? क्लियर है सर। क्वेश्चन नंबर 1 का रिवीजन डन। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था सर? सीए चांदनी खन्ना, चांद है मेरा दिल चांदनी हो तुम। तो मैंने कहा सीए चांदनी खन्ना इज गोइंग टू कंप्लीट द ऑडिट ऑफ अ कंपनी नेक्स्ट फ्यू डेज। अगले फ्यू डेज में इसका ऑडिट कंप्लीट होने वाला है। इसने क्या क्या किया सर? इसने इंक्वायरी कर ली, इसने मिनट्स ऑफ द मीटिंग रीड कर लिए, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थे नियर टू द व्हाट यू कैन से आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स थे, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये सब बेसिक चीजें देख चुकी है। क्यों देखा इसने? ताकि इसको सब्सिक्वेंट इवेंट्स पे कंफर्ट आ जाए। मुझे बताओ क्या रह गया इससे? मुझे बताओ इससे क्या रह गया सर? इससे रह गई रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। इससे कहीं ना कहीं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रह गई ताकि इसको और कंफर्ट मिल सके। और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना जरूरी क्यों है सर? ये लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि हो सकता है इसको सारे सब्सिक्वेंट इवेंट ना मिले, तो ये मैनेजमेंट से रिटर्न एक्नॉलेजमेंट ले सकती है कि जो भी इवेंट्स हैं सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिनका एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है, दीज हैव बीन एडजस्टेड एंड डिस्क्लोज्ड। डील डन? डील डन सर। क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट देखो, कौन सा एग्जांपल ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट नहीं है? तो अगर चारों एग्जांपल आप पढ़ोगे तो बी पॉइंट देखो, इवेंट्स अकरिंग ऑन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट पे सब्सिक्वेंट इवेंट होता है? नहीं सर, सब्सिक्वेंट मतलब बाद में। तो ये सब्सिक्वेंट इवेंट ऑब्वियस सी बात है। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है सर। यहां तक हमारे बेसिक प्रोसीजर्स कवर हो गए थे। यहां पे हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट कवर हो गया था। फिर हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा अबाउट डेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इशूड। सारे बच्चे पानी के 2 घूंट लगाओ और चैट बॉक्स पे लिखो रेडी, कम ऑन। मुझे बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इशूड का क्या मतलब है सर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मेड अवेलेबल टू द थर्ड पार्टी, यानी मैनेजमेंट ऑडिटर के अलावा अगर किसी थर्ड पार्टी के हाथ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहुंच जाए तो इशूड मानेंगे। अब लॉजिकली सोच के बताना, क्या तुम फीकी फीकी टिक्की खाना चाहोगे या चटनी के साथ? सर टिक्की की वैल्यू तभी है, आलू टिक्की की वैल्यू तभी है जब चटनी के साथ है। तो मैंने कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वैल्यू भी तभी है जब ऑडिट रिपोर्ट के साथ आए। तो आना तो ऑडिट रिपोर्ट के साथ आना, वरना मत आना। तो ये कहता है डेट व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट आर मेड अवेलेबल टू थर्ड पार्टीज, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशूड की डेट है। अब इसमें इन्होंने रेगुलेटरी का तड़का डाला कि सपोज रेगुलेशंस के हिसाब से आपको किसी रेगुलेटरी अथॉरिटीज को देनी है, जैसे कि आरओसी वगैरह को, तो वो भी हम थर्ड पार्टी की डेट मान सकते हैं। और लास्ट में छोटी सी चीज जानना सर, क्या इट मस्ट बी एट और लेटर देन।
इट मस्ट बी एट और लेटर दैट जिस दिन ऑडिट रिपोर्ट साइन हो गई प्लस एंटिटी को प्रोवाइड हो गई। सो डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एंड द डेट व्हेन द ऑडिट रिपोर्ट इज प्रोवाइडेड टू द एंटिटी। तो तीनों के तीनों पॉइंट सारे बच्चे साथ में मेरे को रिकॉल कराओ ना, इस पे ऑलरेडी आपके स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन है। सबसे पहले आप बोलोगे डेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इशूड, मतलब डेट जिस दिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लस ऑडिट रिपोर्ट थर्ड पार्टी के हाथ में जाते हैं। रेगुलेटरी वाला पॉइंट भी बोल देना जिस दिन आपने रेगुलेटर को दिया, और आखिरी में आप बोलोगे इट मस्ट बी एट और लेटर देन जिस दिन ऑडिट रिपोर्ट साइन हुई, यानी डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, एंड इट इज प्रोवाइडेड टू द एंटिटी। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट्स हमको कंसीडर करके चलने हैं। आखिरी में हमने मसालेदार पॉइंट कवर किया था आफ्टर द ब्रेक। सर कौन सा पॉइंट था? दैट वाज फैक्ट्स विच बिकम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। यही ना कहीं, यानी कहीं ना कहीं ऑडिट रिपोर्ट के बाद आपको कुछ बातें पता चली। इसमें क्या था सर? इधर फोकस करना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट है 31 मार्च 24, ठीक है सर। ऑडिट रिपोर्ट की डेट है 1 जून 2024। नॉर्मली क्या होता है? ऑडिट रिपोर्ट साइन हो गई, मेरा काम खत्म, तुम अपने घर मैं अपने घर। बट यहां कुछ अलग हुआ। सर क्या हुआ? 1 जून 2024 को ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आता है और वो कहता है कंपनी का मर्जर अप्रूव हुआ। अब कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज करने पड़ेंगे। ऑडिटर कहता है यार सत्यानाश, अभी अभी जिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट किया था वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही खराब हो गए, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेंज करने पड़ेंगे। तो सर ऐसे केस में क्या होगा? यही यहां लिखा है। तो ये कहता है सबसे पहले तो आपकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है जब आप ऑडिट रिपोर्ट साइन कर चुके हो, ठीक है सर। बट अगर ऑडिट रिपोर्ट के बाद कुछ ऐसा पता चला जो अगर पहले पता होता तो आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट अमेंड करते, तो मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी के पास जाओ और उनके पास जाके क्या करेंगे? डीडीआई। सारे बच्चे करो मेरे साथ, डीडीआई। सर डीडीआई का मतलब है डिस्कस द मैटर विद द मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी, डिटरमाइन इफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नीड अमेंडमेंट एंड इफ द आंसर इज यस, अमेंडमेंट करनी है, इंक्वायर हाउ द मैनेजमेंट विल एड्रेस दिस मैटर। अब मैनेजमेंट अमेंड कर सकती है। अगर मैनेजमेंट ने अमेंड किया तो दो केस बनते हैं, केस नंबर 1, केस नंबर 2। केस नंबर 1 में सबसे पहले तो बेसिक चीज यही है, जो मैनेजमेंट ने अमेंडमेंट की उसको चेक करो, ठीक है सर। सेकेंड थिंग ये है, अब तक सब्सिक्वेंट इवेंट क्या थे? 31 मार्च से लेके 1 जून, यानी बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। यहां पे जो भी सब्सिक्वेंट इवेंट थे वो आप ढूंढ रहे थे, हाँ सर। अब क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चेंज होगा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड होंगे, हाँ सर। उस पर नई रिपोर्ट दोगे, हाँ सर। तो मैंने कहा अगर आपके सब्सिक्वेंट इवेंट पहले यहां तक आप ढूंढ रहे थे, अब क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट की डेट आगे खिसक गई तो इस पीरियड में भी आपको बाकी सब्सिक्वेंट इवेंट्स ढूंढने पड़ेंगे। इस ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को तो कंसीडर करना ही है, बट इस पीरियड में आपको बाकी सब्सिक्वेंट इवेंट्स भी ढूंढने पड़ेंगे। तो यही बात यहां लिखी है, एक्सटेंड द प्रोसीजर टू द डेट ऑफ न्यू ऑडिट रिपोर्ट। और याद रहे, न्यू ऑडिट रिपोर्ट विल नॉट बी डेटेड बिफोर द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ द न्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये 3 बातें ध्यान रखना, अमेंडमेंट चेक करेंगे, जो हमारे ऑडिट प्रोसीजर है इनको एक्सटेंड करेंगे टू द डेट ऑफ न्यू ऑडिट रिपोर्ट, यानी और सब्सिक्वेंट इवेंट्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। एंड लास्ट में, नई रिपोर्ट शुड नॉट बी डेटेड बिफोर द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या केस 1 क्लियर है? हाँ सर। अब मेरे पास एक बच्चा आया, कहता है शुभम सर एक काम करो ना, ये जो पीरियड एक्सटेंड हुआ है इसमें मैं सिर्फ ट्रिब्यूनल के ऑर्डर वाला इंपैक्ट चेक करना चाहता हूं। मैं बाकी सब्सिक्वेंट इवेंट्स को ना अपनी ढूंढना चाहता। मैं थक गया सर बाकी इवेंट्स ढूंढते ढूंढते, मुझे सिर्फ इस पे फोकस करना है। आई वॉन्ट टू रिस्ट्रिक्ट माई प्रोसीजर टू दिस अमेंडमेंट। मैंने कहा कर सकते हो, अगर लॉ अलाउ कर दे तो आप ऐसा कर लेना। तो अगला केस 2 ये कहता है, अगर लॉ अलाउ करता है मैनेजमेंट को टू रिस्ट्रिक्ट द अमेंडमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू द सब्सिक्वेंट इवेंट, यानी जो ट्रिब्यूनल का ऑर्डर है बस उसका इफेक्ट दो, तो एज अ ऑडिटर आप भी अपने प्रोसीजर्स रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो टू दैट इवेंट। कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर यूजर्स को कैसे पता चलेगा? मैंने कहा 2 ऑप्शन है, या तो डुअल डेटिंग का वो मतलब नहीं है जो तुम सोच रहे हो। सर डुअल डेटिंग का मतलब है जो ऑडिट रिपोर्ट है उसमें 2 डेट्स आएंगी, एक तो पुरानी डेट, एक नई डेट। हमारे केस में पुरानी डेट क्या थी? 1 जून 2024। नई डेट क्या थी सर? नई डेट थी हमारी 30 जून 2024। तो जो पुरानी और नई न्यू डेट है वो डाल दो, और जो न्यू डेट है वो दिखाएगी कि आपके प्रोसीजर्स रिस्ट्रिक्टेड है थ्रू द अमेंडमेंट, ठीक है सर। उसके अलावा दूसरा तरीका क्या है? मैंने कहा दूसरा तरीका है आप नई रिपोर्ट ही दो, 2 डेट वाला टाइम पास छोड़ दो, सिर्फ एक नई रिपोर्ट दो विद द न्यू डेट, और उसमें एक पैरा डालो, ईओएम या ओम पैरा, और उससे आप बताओ कि हमारे जो प्रोसीजर्स है दीज आर रिस्ट्रिक्टेड टू द अमेंडमेंट। बात समझ आती है सर। अब लास्ट में मैंने बोला कि ऐसा भी तो हो सकता है मैनेजमेंट अमेंडमेंट करने से मना कर दे कि मैं अमेंडमेंट नहीं कर रहा, तो फिर आप चेक करो क्या बात हाथ से निकल तो नहीं चुकी। यानी जो ऑडिट रिपोर्ट आप साइन कर चुके हो,
क्या आप ये मैनेजमेंट को दे चुके हो या नहीं? अगर तो नहीं दी तो चुपचाप अपना ओपिनियन मॉडिफाई करो और फिर दे दो। बट अगर आप मैनेजमेंट को ऑलरेडी दे चुके हो तो मैनेजमेंट को कहना तुमको तो दे दी, तुम आगे थर्ड पार्टीज को मत देना। फिर भी अगर वो थर्ड पार्टीज को देते हैं तो उनके खिलाफ क्या करेंगे? सारे बच्चे करो मेरे साथ, लीगल एक्शन। कहीं ना कहीं हम मैनेजमेंट के खिलाफ क्या लेंगे? वी विल टेक अ गुड लीगल एक्शन अगेंस्ट द मैनेजमेंट। तो यही की यही बात आपके यहां पे दे रखी है। सारे के सारे बच्चे फटाफट आ जाओ, एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं फ्रॉम द नोट्स। रिवीजन के अंदर रिवीजन, फैक्ट्स विच बिकम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बिफोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इशूड सितंबर 24 का क्वेश्चन अच्छे से करना। सबसे पहले तो हमारी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, बट अगर कुछ ऐसा पता चला जो पहले पता होता तो हम मैनेजमेंट के साथ क्या करेंगे? डीडीआई मतलब डिस्कस, डिटरमाइन एंड इंक्वायर इफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड अमेंडमेंट। अगर मैनेजमेंट ने अमेंडमेंट की तो उसको चेक करो, प्लस प्रोसीजर्स को एक्सटेंड करो टू द डेट ऑफ न्यू रिपोर्ट और इवेंट्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। याद रहे, नई रिपोर्ट कैन नॉट बी डेटेड बिफोर द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर हम सारे इवेंट्स को नहीं देखना चाहते, हम सिर्फ ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को कंसीडर करना चाहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, लॉ रेगुलेशन अलाउ करता है तो कर लो। लोगों को कैसे पता चलेगा? डुअल डेटिंग या ईओएम और ओमपेरा, जिससे आप बता सकते हो कहीं ना कहीं हमारे प्रोसीजर्स रिस्ट्रिक्टेड है टू द अमेंडमेंट। अगर मैनेजमेंट नहीं मानती तो चेक करो क्या ऑडिट रिपोर्ट प्रोवाइडेड टू द एंटिटी है या नॉट प्रोवाइडेड है या प्रोवाइडेड है। अगर नॉट प्रोवाइडेड है मॉडिफाई द ओपिनियन, अगर प्रोवाइडेड है तो उनको बोलो थर्ड पार्टीज को मत देना। फिर भी अगर वो दे तो यू कैन टेक अ लीगल एक्शन। अब सर लास्ट केस आता है, सारे बच्चे खुश हो सकते हैं। क्यों? इस केस में बस ऐसा हुआ है कि साइन होने के साथ साथ थर्ड पार्टी के पास भी पहुंच चुकी है। तो अगर आप इसके प्रोविजन देखोगे सारे के सारे पॉइंट सेम है, सिर्फ येलो वाले डिफरेंट है। तो येलो वाले में मैंने कहा क्या करना है, सिंपल सी बात है, क्योंकि थर्ड पार्टी के पास ऑडिट रिपोर्ट पहुंच चुकी है तो मैनेजमेंट क्या करेगा? स्टेप्स लेगा। सारे बच्चे करो मेरे साथ, मैनेजमेंट क्या करेगा? स्टेप्स लेगा टू इन्फॉर्म द थर्ड पार्टी की इस ऑडिट रिपोर्ट पे रिलाय मत करना। ठीक है सर। अब जब वो मैनेजमेंट थर्ड पार्टी को नई रिपोर्ट देगा, ऐसा सोचो, पुरानी रिपोर्ट ली, नई रिपोर्ट दी, पुरानी रिपोर्ट ली, नई रिपोर्ट दी, तो जब आप पुरानी रिपोर्ट लेके नई रिपोर्ट दोगे तो क्या थर्ड पार्टी सोचेगी ये पागलपंती क्यों कर रहा है, क्यों मेरे से पुरानी रिपोर्ट लेके नई रिपोर्ट दी? हाँ सर, तो उसको रीजन बताने पड़ेंगे, उसको कहीं ना कहीं रीजन बताना पड़ेगा फॉर अमेंडमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यस और नो? यस सर। तो वो रीजन भी एज अ ऑडिटर आप ईओएम और ओमपेरा में डिस्क्लोज कर सकते हो। तो बस ये दो नई चीजें जिनको आपने इस केस में हैंडल करना है, दैट्स ऑल दैट यू नीड टू डू। अब अगर मैं क्वेश्चन बैंक की बात करूं, ऑल द क्वेश्चंस आई थिंक वी हैव कवर्ड इन दिस रिवीजन। एक हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है जो हमने कवर नहीं किया, तो फटाफट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 को भी फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था सर? इत्थे देखो, इत्थे सर ये था क्वेश्चन नंबर 2। इसमें था 31 मार्च 24 की आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट है। ठीक है सर। आपने यहां पे 10 लाख का प्रोविजन बना रखा था कि कहीं ना कहीं कोई वर्कर है जिसको आपको 10 लाख रुपए पे करने हैं। अब सर जून 2024 बिफोर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट आपकी 6 लाख रुपीस की आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो गई। 6 लाख रुपीस की आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो गई। अब आईसीआई ने क्वेश्चन क्या पूछा है? क्या आपसे डायरेक्टली ऑडिट प्रोसीजर पूछे? नहीं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। आपको बोलता है आप इस सिचुएशन में कैसे प्रोसीड करोगे, हाउ विल यू प्रोसीड इन दिस सिचुएशन। तो जब भी ऐसा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है वही आंसर रहेगा, पहले थ्योरी, फिर फैक्ट्स ऑफ द केस, फिर कंक्लूजन। तो थ्योरी में सबसे पहले सब्सिक्वेंट इवेंट्स के बारे में लिखो, इवेंट्स बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, प्लस फैक्ट्स व्हिच बिकम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। फिर आप बताओ यहां पे कौन से इवेंट्स की बात हो रही है? इवेंट्स विच प्रोवाइड एविडेंस ऑफ द कंडीशंस ऑन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनका एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है। ये थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। फैक्ट्स ऑफ द केस में बोलो कंपनी ने 10 लाख का प्रोविजन बनाया जिसकी सेटलमेंट हो गई 6 लाख रुपए में, तो क्या करें? एज अ ऑडिटर कंपनी को रिक्वेस्ट करो, दिस इज अ एडजस्टिंग इवेंट। तो कंपनी को रिक्वेस्ट करो कि जो प्रोविजन है 10 लाख से 6 लाख पे ले आए, 10 लाख से 6 लाख पे ले आए, यानी यू शुड रिवाइज द प्रोविजन डाउनवर्ड टू ₹6 लाख। बस इतनी सी बात आपको कवर करनी थी। डील डन? अरे बाबा डील डन। यस सर। तो ये एक और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो गया। लास्ट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन नंबर 6। सर क्वेश्चन नंबर 6 में क्या था? क्वेश्चन नंबर 6 में क्या था? मैंने कहा कुछ नहीं था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट क्या है? 31 मार्च 24। ऑडिट रिपोर्ट की डेट है 19 अप्रैल 2024। अब ऑडिट रिपोर्ट साइन होने के बाद 25 अप्रैल 2024 को कंपनी को एक इंसेंटिव मिलता है। कंपनी को एक इंसेंटिव मिलता है जो वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इनकॉर्पोरेट करना चाहती है। तो सर ये कौन सा केस हो गया? फैक्ट्स विच बिकम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। यहां आपको ये चीज कवर करके चलनी है। अब बच्चे का डाउट नंबर 1। सर डाउट क्या है? डाउट ये है कि जब सर हम ये वाला केस कवर कर रहे हैं तो हमें क्या वो रिस्ट्रिक्टिव अमेंडमेंट वाली बात लिखनी है? मैंने कहा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्टिव अमेंडमेंट की बात नहीं करेगी तो वो आप नहीं लिखोगे। तो अपने आंसर को एकदम सीधा साधा रखना। सबसे पहले तो कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ठीक है सर।
पर अगर कुछ ऐसा पता चला जो पहले पता होता तो क्या करेंगे? डीडीआई। डीडीआई मतलब डिस्कस, डिटरमाइन एंड इंक्वायर हाउ द मैनेजमेंट विल डील विद दिस मैटर। फिर उसके बाद जो मैनेजमेंट ने अमेंडमेंट करी उसको चेक करो, अपने प्रोसीजर्स को एक्सटेंड करो टू द डेट ऑफ न्यू ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है सर। एंड लास्ट में ऑडिट रिपोर्ट विल नॉट बी डेटेड बिफोर द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर कुछ नहीं करना, फैक्ट्स ऑफ द केस ये आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, 1-2 लाइन में, 2-3 लाइनों में। एंड आखिरी में कंक्लूड करेंगे कि ऑडिटर कैन इशू अ न्यू अमेंडेड रिपोर्ट। ऑडिटर कहीं ना कहीं नई रिपोर्ट दे सकता है, बट याद रहे नॉट बिफोर द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यहां आपका पूरा का पूरा ऐसे 560, फुल ऐसे 560 रिवीजन प्लस क्वेश्चंस डन डनाडन डन, डन डनाडन डन। अगर वीडियो में मजा आया हो तो डू लाइक द वीडियो ताकि बाकी सीए इंटर स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल एंड यस कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा, कैसा लगा, जोर का लगा, मजा आ गया। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड यस यूं ही खुशी खुशी मन लगाकर मजे से पढ़ते रहे, क्योंकि खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे एंड डेफिनेटली एग्जाम्स में रॉक करेंगे। लगे रहो मित्रों, लगे रहो।